परिचय। जब आप इस किताब द पावर इज विद इन यू लर्न टू रिकवर योर लॉस्ट एनर्जी की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो एक पल रुकें और खुद को वर्तमान में केंद्रित करें। एक गहरी शांत सांस लें और जैसे ही आप सांस छोड़ें खुद को शांत महसूस करें। अपने आसपास की माहौल को महसूस करें। इस किताब का वजन अपने हाथों में महसूस करें और तैयार हो जाइए अपने भीतर की गहराई में उतरने के लिए। ये सिर्फ एक किताब पढ़ने का अनुभव नहीं है, ये एक खोज है आपके अंदर छिपी उस ऊर्जा की जिसे आपने शायद कभी जाना ही नहीं। इस किताब की हर लाइन आपको उन मानसिक और भावनात्मक पैटर्न्स को समझने में मदद करेगी जो आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अगर आप हमेशा थकान महसूस करते हैं या लगता है कि जिंदगी बस जैसे तैसे कट रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये थकान सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह संकेत होते हैं कि कहीं गहराई में कोई बड़ा मुद्दा है जिसे अब आप ठीक करने के लिए तैयार है। इस किताब के अध्याय आपको उन जगहों पर ले जाएंगे जहां आपकी ऊर्जा फंस जाती है, जैसे उलझे हुए विचार, भावनात्मक बोझ या पुरानी आदतें जो अब काम नहीं आ रही। हर हिस्सा आपको समझ और अभ्यास देगा ताकि आप खुद को फिर से ऊर्जा से भर सकें। क्या आप तैयार हैं अपनी भीतर की उस ऊर्जा को जगाने के लिए जो अभी तक सोई हुई थी? क्या आप थकान को उत्साह में बदलना चाहते हैं? यह किताब आपको सिर्फ आपकी ताकतें नहीं दिखाएगी, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करना भी सिखाएगी। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आप उन आदतों को छोड़ेंगे जो आपकी ऊर्जा खा जाती हैं और एक नई, हल्की और मजबूत जिंदगी की ओर बढ़ेंगे। अपने भीतर की ताकत को पहचानिए, अपनी सोई हुई ऊर्जा को जगाइए और देखिए जब आप पूरी तरह से चार्ज रहते हैं तो जिंदगी कितनी ज्यादा देने लगती है। अध्याय 1, अपनी ऊर्जा का स्रोत खोलना। जब आप आत्मखोज और खुद को सशक्त बनाने की यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे गहरी और जरूरी समझ ये होती है, आपकी असली ऊर्जा क्या है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि हमारी ताकत सिर्फ हमारे शरीर की हालत पर निर्भर करती है, जैसे हमने कितना खाया, कितना सोए, कितना व्यायाम किया। लेकिन ये सोच सिर्फ सहरी है। आपकी असली ऊर्जा कुछ और ही है। यह एक आत्मिक ताकत है, एक ऐसी शक्ति जो आपके अंदर और आपके चारों ओर लगातार बह रही होती है। यह केवल शरीर तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आपके अस्तित्व में गहराई से जुड़ी होती है। जब आप इस अंदर की शक्ति को समझने और इसे महसूस करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि यह आपकी जिंदगी को किस तरह बदल देती है। आप ज्यादा जीवंत महसूस करेंगे, ज्यादा जुड़े हुए इस ब्रह्मांड की लय के साथ। इस सच्चाई को अपनाने के लिए आपको सोचने का तरीका बदलना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को एक सीमित चीज मानने से हटकर एक असीम आध्यात्मिक स्रोत के रूप में देखना होगा। यह बदलाव आपको एक नया दृष्टिकोण देगा। अब आप दुनिया को अलग तरीके से देखेंगे, चीजों से ज्यादा गहराई से जुड़ेंगे और एक ऐसी जिंदगी जी पाएंगे जिसमें आत्मिक गहराई और संतुलन होगा। जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी ऊर्जा सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि आपके अस्तित्व की गहराई में है, तब आप एक बहुत ही शक्तिशाली और भरी पूरी जिंदगी जी सकते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो केवल जीने के लिए नहीं बल्कि अर्थ, उद्देश्य और आनंद से भरी होती है। यही अध्याय आपको आपकी उस अपार ऊर्जा से परिचित कराने की प्रथम सीढ़ी है, ताकि आप केवल एक साधारण जीवन न जिए बल्कि एक ऐसा जीवन जो गहराई और सच्चे मकसद से भरा हो। अध्याय 2, अपनी अंदरूनी ताकत को नजरअंदाज करने की भारी कीमत। हम सभी के अंदर एक गहरी, शांत और शक्तिशाली ऊर्जा होती है, लेकिन जब हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। ये कीमत सिर्फ थकान या कमजोरी तक सीमित नहीं होती, इसका असर हमारे रिश्तों पर, रोजमर्रा के अनुभवों पर और जिंदगी की संतुष्टि पर भी पड़ता है।
बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो बस जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। हर दिन थकावट, ऊब या खालीपन का एहसास होता है। ये सिर्फ शरीर की थकान नहीं है, ये हमारे आत्मा और भावनाओं की थकान है। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है अपने अंदर की शक्ति से कट जाना। जब हम इस अंदर की शक्ति को इस्तेमाल नहीं करते तो हम खुद को कमजोर और दिशाहीन महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि कई बार हमें अपने जीवन में कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं लगता, चाहे सब कुछ ठीक ही क्यों ना चल रहा हो। इसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। जब हम खुद से नहीं जुड़े होते तो दूसरों से अपने मन की बात कहना या अपने असली जज्बात समझाना भी मुश्किल हो जाता है। इससे रिश्तों में दूरियां आ जाती है और हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं, भले ही हमारे चारों तरफ लोग हों। जब आप अपनी अंदरूनी ताकत को इग्नोर करते हैं तो जिंदगी धीरे धीरे बेरंग लगने लगती है। वही काम, वही बातें जो पहले खुशी देती थी, अब बोझ लगने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है, इसे बदला जा सकता है। जब आप दोबारा अपने अंदर की ताकत से जुड़ना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी फिर से उद्देश्य, ऊर्जा और आनंद से भर जाती है। ये बदलाव तभी होता है जब आप अपने अंदर झांकते हैं, अपने टैलेंट, अपने इमोशंस और अपनी सच्ची क्षमताओं को पहचानते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप न सिर्फ थकान से बाहर निकलते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी की दिशा भी खुद तय करने लगते हैं। अपनी असली ताकत को पहचानिए, उसे अपनाइए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। अध्याय 3, आपके विचार आपकी हकीकत के असली निर्माता। अब जब आपने अपनी अंदरूनी ताकत को दोबारा पाना शुरू कर दिया है तो एक अहम बात समझना जरूरी है। आपके विचार ही आपकी जिंदगी की असली दिशा तय करते हैं। विचार कोई मामूली चीज नहीं है। ये सिर्फ मन में चलने वाली बातें नहीं होती, ये आपकी दुनिया को बनाने वाले इंजीनियर हैं। आपकी सोच, अनुभव और फैसलों को सीधा प्रभावित करते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या मानते हैं और क्या करते हैं, ये सब आपके विचारों से तय होता है। हर एक विचार जो आपके मन में आता है वो आपकी दुनिया को थोड़ा थोड़ा बनाता है, जैसे एक रंगीन चश्मा जो आपकी नजर और समझ को बदल देता है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर विचार सच नहीं होता। अक्सर हमारे विचार हमारे पुराने अनुभवों, भावनाओं और बचपन की मान्यताओं से बने होते हैं। जैसे अगर कोई बार बार सोचता है कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो वो अपने आप को ऐसे मौकों को नजरअंदाज करने लगता है जहां उसे सच में सफलता मिल सकती थी। और धीरे धीरे वही झूठा विचार उसकी सच्चाई बन जाता है। इसके उलट अगर आप बार बार सोचें कि मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो आप ज्यादा आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं और ज्यादा मौके भी पकड़ पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को सिर्फ महसूस ना करें, बल्कि उन्हें समझें और दिशा दें। आपके पास यह ताकत है कि आप अपने विचारों को उस दिशा में मोड़ें जो आपकी असली जिंदगी से मेल खाती हो। इसका मतलब है नकारात्मक और सीमित सोच पर सवाल उठाना और उन्हें सकारात्मक, सशक्त विचारों से बदलना। इसे करने के लिए आप माइंडफुलनेस और जागरूकता की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान, पॉजिटिव अफर्मेशन और नेगेटिव सोच को फिर से फ्रेम करना बहुत कारगर उपाय है। जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में भी बदलाव दिखने लगते हैं। आपका नजरिया बदलेगा, फैसले मजबूत होंगे और आपकी दुनिया पहले से ज्यादा सशक्त और खुशहाल बन जाएगी। याद रखिए, आपके विचार सिर्फ आपकी दुनिया की तस्वीर नहीं है, वो उस तस्वीर की कूची भी है। अध्याय 4, भावनात्मक थकान का नक्शा। हम सब कभी न कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हम बिना किसी शारीरिक मेहनत के भी थक जाते हैं, जैसे हमारी ऊर्जा कहीं बह रही हो। ये थकावट असल में भावनात्मक ऊर्जा की कमी होती है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग
जगहें या घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे मिलते ही आपको थकान महसूस होती है, जैसे कि भीड़ भाड़ वाला सफ़र, तनाव भरी मीटिंग या किसी करीबी से टकराव भरी बातचीत। सिर्फ बाहरी ही नहीं, कई बार हमारे अंदर के विचार और यादें भी हमारी ऊर्जा खींच लेती है, जैसे बार बार खुद को कोसना, पुरानी बातों पर पछताना या नकारात्मक सोच में उलझे रहना। ये सब धीरे धीरे हमें हमारी ही ताकत से काट देता है और हम खुद को थका हारा और कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है इन थकान देने वाले पैटर्न्स और ट्रिगर्स को पहचानना। सोचिए, आपको सबसे ज़्यादा थकान कब महसूस होती है? कौन से लोग या कौन सी सिचुएशन आपकी ऊर्जा खींच लेती है? जब आप इन पैटर्न्स को पहचानते हैं तो आप उन्हें या तो बदल सकते हैं या फिर उनसे दूर रह सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नए तरीके अपनाने होंगे। जहां ज़रूरत हो वहां सीमाएं, बाउंड्रीज बनाइए। अगर कोई माहौल आपको थका रहा है तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए। कुछ कामों को अलग तरीके से करने की आदत डालिए और सबसे ज़रूरी, खुद से प्यार से बात कीजिए। पॉजिटिव सोच और माइंडफुलनेस से आप अपने अंदर की शक्ति फिर से जगाने लगेंगे। धीरे धीरे जब आप इन भावनात्मक ड्रेन्स को पहचानते और संभालते हैं तो आपकी ऊर्जा स्थिर रहने लगती है। और जब आपकी ऊर्जा स्थिर और मजबूत रहती है तब आप जिंदगी से ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं। हर काम में आनंद आता है और आपको अंदर से संतुष्टि मिलती है। अध्याय 5, विश्वास। आपकी जिंदगी को गुपचुप ढंग से आकार देने वाली ताकत। हम जो जिंदगी जीते हैं उसमें सबसे ज्यादा असर डालती है हमारी मान्यताएं। ये हमारे सोचने, महसूस करने और फैसले लेने के तरीके को तय करती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इन मान्यताओं को कभी गहराई से पहचानते ही नहीं। आपके विश्वास एक तरह का चश्मा है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। ये चश्मा आपको कभी सक्षम महसूस कराता है तो कभी कमजोर, कभी आपको अपने लायक महसूस कराता है तो कभी बिल्कुल ही नाकाबिल। अक्सर ये विश्वास बचपन से ही हमारे अंदर डाले जाते हैं, परिवार, समाज और अनुभवों के जरिए, और हम बिना जाने इन्हीं के हिसाब से जीने लगते हैं। अब सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मान्यताएं कहाँ से आई है? क्या वो डर से बनी है, शक और नकारात्मक अनुभवों से निकली है, या वो आत्मविश्वास, करुणा और सच्चाई पर आधारित है? अगर नहीं सोचा है तो अब वक्त है उन्हें टटोलने का। आपके पास ये ताकत है कि आप अपने पुराने विश्वासों को परखें, उनमें सुधार करें और उन्हें बदलें। जैसे अगर आपका मानना है कि मैं काबिल नहीं हूं तो उसे बदलकर सोचिए, मैं अपनी इच्छाओं के लायक हूं। सिर्फ ये सोच बदलने से आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल सकती है। विश्वास बदलना सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये एक अभ्यास है जिसमें धैर्य चाहिए। कुछ तकनीकें मदद कर सकती हैं, जैसे अफर्मेशन दोहराना, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराना, जर्नलिंग, अपनी सोच लिखना और समझना, नकारात्मक विश्वासों को चुनौती देना। ये सच में कितने सही हैं। ध्यान रखें, आपके विश्वास पत्थर की लकीर नहीं है। ये बदल सकते हैं, ढल सकते हैं। जब आप खुद को नए सकारात्मक विश्वासों के साथ दोबारा बनाते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी को नया रंग दे सकते हैं। आपके विश्वास ही आपके अनुभवों की गहराई और आपकी जिंदगी की गुणवत्ता तय करते हैं। इसलिए सोच समझकर तय कीजिए कि आप किन विश्वासों को अपने अंदर जगह दे रहे हैं। अध्याय 6, आत्म जागरूकता, खोई हुई ऊर्जा वापस पाने की चाबी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरी नींद लेने के बाद भी थके हुए हैं? ऐसा क्यों होता है? कई बार ये थकावट सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि इसका कारण होता है आत्म जागरूकता की कमी। यानी हम अपने अंदर चल रही चीजों को न पहचान पाते हैं, अपने विचार, भावनाएं और शरीर के संकेत। जब आप अपनी अंदरूनी स्थिति से जुड़े नहीं होते तो अनजाने में ऐसी आदतों, सोच और व्यवहार में फंसे रहते हैं जो आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो इसका हल क्या है? जागरूकता।
जैसे ही आप अपने विचारों को गौर से देखना शुरू करते हैं, आप समझने लगते हैं कि कब और कैसे आप नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं, और फिर आप उन्हें रोककर सकारात्मक सोच से बदल सकते हैं। इससे मानसिक और भावनात्मक थकान काफी कम हो जाती है। इसी तरह जब आप अपनी भावनाओं को पहचानने और स्वीकारने लगते हैं बिना जज किए, तो वो अंदर जमा नहीं होती। आप उन्हें जरूरत के मुताबिक महसूस कर पाते हैं और फिर उन्हें छोड़ भी पाते हैं। इससे आपका मन हल्का होता है और ऊर्जा बचती है। शरीर की सुनना भी उतना ही जरूरी है। आपका शरीर संकेत देता है, जैसे थकावट, बेचैनी, भूख, दर्द, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज करते हैं। जब आप अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान करना शुरू करते हैं, जैसे सही वक्त पर आराम करना, खाना, एक्सरसाइज, तो आपकी ऊर्जा वापस आने लगती है। जब आप सच में आत्म जागरूक बन जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में नियंत्रण लौट आता है। आपको पता होता है कि कब क्या करना है, कैसे अपनी ऊर्जा को संभालना है, और सबसे जरूरी, आप थकते नहीं बल्कि तरोताजा महसूस करते हैं। हर दिन की जिंदगी में जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, तो आप हर पल को ज्यादा ऊर्जा, उद्देश्य और खुशी के साथ जीने लगते हैं। अध्याय 28, ऊर्जा चूसने वाली आदतों से आजादी। जब आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक होने लगते हैं, तो आप एक दिलचस्प चीज नोटिस करेंगे। आपकी ज्यादातर थकान कुछ खास आदतों या पैटर्न्स की वजह से होती है। ये आदतें धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खा जाती है, जैसे बार बार खुद पर शक करना, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, परफेक्ट बनने की जरूरत महसूस करना, हर काम को टालना या डिले करना। पर याद रखिए, ये आदतें आपका स्वभाव नहीं है, ये सीखी हुई चीजें हैं, और जो सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। पहला कदम है इन्हें पहचानना, पर बिना किसी दोष या शर्म के। खुद से पूछिए, मैं कब सबसे ज्यादा थक जाता हूँ? कौन सी बातें या लोग मेरी ऊर्जा चूस लेते हैं? इन सवालों के जवाब आपको उन पैटर्न्स तक ले जाएंगे जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रहे हैं। फिर अगला कदम है उन विश्वासों को चुनौती देना जो इन आदतों के पीछे हैं। जैसे, अगर आप हमेशा सोचते हैं मुझे सबको खुश करना चाहिए, तो पूछिए, क्या ये सच है? क्या मेरी खुशी भी जरूरी नहीं? अक्सर ये पुराने, बेबुनियाद या डर पर आधारित विश्वास होते हैं, जिन्हें अब आप बदल सकते हैं। अब जरूरत है नए सशक्त विचारों को अपनाने की। इसके लिए आप कर सकते हैं छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना, खुद की तारीफ करना जब आप कुछ बेहतर करते हैं, धैर्य रखना क्योंकि बदलाव समय लेता है। जैसे जैसे आप इन पुरानी आदतों से बाहर निकलते जाएंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी ऊर्जा वापस लौट रही है और आपके अंदर की असली शक्ति धीरे धीरे खुल रही है। ये बदलाव सिर्फ आपकी थकान को दूर नहीं करेगा, बल्कि आपको ज्यादा स्पष्टता, आत्मविश्वास और संतुष्टि भी देगा। अध्याय 9, एक विचार की बनावट। इसका असर समझिए। आपके मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक विचार की शुरुआत कैसे होती है और वो आपकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकता है? एक विचार किसी भी चीज से शुरू हो सकता है, किसी की कही बात, एक पुरानी याद, कोई भावना या बस एक कल्पना। शुरू में वो बस एक हल्की सी चिंगारी जैसा होता है, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो चिंगारी बन सकती है एक छवि, इमेजिनेशन, एक वाक्य, मुझसे नहीं होगा, जैसे घबराहट, तनाव। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस विचार को कितनी जगह देते हैं। अगर आप बार बार उसी पर सोचते रहेंगे तो वह एक मान्यता, बिलीफ बन सकती है, और फिर वह मान्यता आपकी आदत या व्यवहार बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में यह विचार बार बार आता है कि दुनिया बहुत खतरनाक है, तो आप लोगों से दूरी बनाएंगे, हर चीज में डर महसूस करेंगे और शायद जिंदगी का आनंद लेना
बंद कर देंगे। वहीं अगर आपके अंदर यह विचार आता है कि मैं चुनौतियों से निपट सकता हूं, तो आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जिंदगी को खुले दिल से जी पाएंगे। तो क्या करें? जब आप समझने लगते हैं कि एक विचार कैसे आकार लेता है और कैसे वो आपकी पूरी सोच और जीवन को प्रभावित करता है, तब आप उसे रोक भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। मतलब अब आप सिर्फ सोच के गुलाम नहीं रहते, बल्कि सोच के निर्माता बन जाते हैं। आप चुन सकते हैं कि कौन सा विचार आपको मजबूत बनाता है, कौन सा विचार आपको रोक रहा है। जब आप जानबूझकर पॉजिटिव और सशक्त सोच को चुनने लगते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को अंदर से बदल देते हैं। यही है अपने विचारों की असली शक्ति को समझना और उसे अपने हक में इस्तेमाल करना। अध्याय 10, भावनात्मक एल्केमी, नकारात्मक भावनाओं को शक्ति में बदलना। अब तक आपने सीखा कि आपके विचार आपकी हकीकत को कैसे बनाते हैं, लेकिन अब एक और अहम चीज को समझना है, आपकी भावनाएं। हम सब भावनाएं महसूस करते हैं, कभी खुशी, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी उदासी। ये सब इंसानी अनुभव का हिस्सा है। लेकिन जब ये नकारात्मक भावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये आपकी ऊर्जा को चूस लेती है और आपको अंदर से थका देती है। अब सवाल ये है, क्या हम इन भावनाओं को दबाकर भाग सकते हैं? नहीं, बल्कि हमें इन्हें समझकर बदलना होता है। यही है इमोशनल एल्केमी, यानी भावनात्मक परिवर्तन की कला। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले ये मानिए कि भावनाएं सिर्फ एहसास है, कोई सच्चाई नहीं। आप जैसा महसूस कर रहे हैं, वो बस आपके किसी विचार या अनुभव की प्रतिक्रिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भावना हमेशा के लिए है या पूरी तरह सच है। जब आप अपनी भावनाओं को थोड़ा अलग होकर देखने लगते हैं, जैसे एक बाहरी पर्यवेक्षक, तब आप उन्हें नए नजरिए से देख पाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप डर महसूस कर रहे हैं तो पूछिए, ये डर किस सोच से आया है? क्या ये सोच मेरे भले के लिए है? जैसे ही आप गहराई से देखना शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि कई बार ये भावनाएं सिर्फ पुराने अनुभवों या कल्पनाओं पर टिकी होती हैं। अब अगला कदम है इन्हें बदलना। कुछ असरदार तरीके, ध्यान, माइंडफुल मेडिटेशन, ये आपको भावनाओं से दूरी बनाकर देखने में मदद करता है। जर्नलिंग, अपने मन की बातें लिखिए जिससे भावनाएं बाहर आए और हल्कापन महसूस हो। सकारात्मक दोहराव, एफर्मेशंस, पुराने डर वाले भाव को एक नई सशक्त सोच में बदलिए। जैसे मैं कमजोर हूं को बदलिए, मैं अपनी ताकत से हर डर को पार कर सकता हूं। याद रखिए, भावनात्मक परिवर्तन का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस करके समझदारी से रूपांतरित करना है। डर को साहस में, गुस्से को जागरूकता में, बेचैनी को स्पष्टता में। जब आप ये करना सीख जाते हैं, तो आप अपनी खोई हुई ऊर्जा को न सिर्फ वापस लाते हैं, बल्कि अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। अध्याय 11, खुद को स्वीकार करने की आजादी देने वाली शक्ति। खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को गहराई से छूता है। ये वैसा है जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंदें पड़ती हैं, राहत देती हैं, ताजगी लाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग हमेशा दूसरों की मंजूरी पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं थोड़ा और अच्छा दिखूं, अगर मैं सबको खुश रखूं, अगर मैं गलती ना करूं, तो शायद लोग मुझे पसंद करेंगे, मैं खुद को पसंद कर पाऊंगा। लेकिन खुद को स्वीकार करना यानी ये समझना कि मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। ये समझ आपको भीतरी आजादी देती है। अब आप अपने आप को बदलने की दौड़ में नहीं रहते, बल्कि आप अपने अंदर की शांति को जीने लगते हैं। जब आप खुद को अपनाते हैं, आप अपनी कमियों को गलती नहीं, बल्कि अपने अनुभव का हिस्सा मानते हैं। आप खुद से कम शिकायत और ज्यादा करुणा से पेश आते हैं।
आप छोटी छोटी बातों पर खुद को दोषी ठहराना बंद कर देते हैं। तो इसे कैसे अपनाएं? अपने अंदर की बातें पहचानिए। क्या आप खुद से कठोर भाषा में बात करते हैं? उसे धीरे से बदलिए। जैसे, मैं हमेशा सब खराब करता हूं, वैसा, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। जब मन आलोचना करे तो उसे रुककर प्यार से देखें और बदलाव करें। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। अपने बारे में हर दिन 3 अच्छी बातें लिखिए। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको वैसे ही अपनाते हैं जैसे आप हैं। जब आप बिना मुखौटे के रह पाते हैं तो असली सुकून मिलता है। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आपके जीवन में गहराई, सच्चाई और आत्मसम्मान आने लगता है। आप बाहरी तारीफ के मोहताज नहीं रहते, क्योंकि अंदर से ही एक आवाज कहती है, मैं काफी हूं और मैं वैसा ही रहकर भी प्यार के लायक हूं। अध्याय 12। तनाव के साथ अपने रिश्ते को दोबारा समझना। अक्सर हम तनाव को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, एक ऐसा बोझ जिससे हम बस छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन जब आप आत्मजागरूक बनने लगते हैं तो आप देख पाते हैं कि तनाव हमेशा बुरा नहीं होता। असल में तनाव एक संदेश होता है, एक संकेत कि आपकी जिंदगी के किसी हिस्से में ध्यान देने की जरूरत है। तनाव कहता है, रुको और सोचो, क्या चीज तुम्हें भीतर से परेशान कर रही है? क्या कुछ बदलने की जरूरत है? क्या तुम अपनी सीमाओं का सम्मान कर रहे हो? जब आप तनाव को दुश्मन मानकर भागते हैं तो वह और बढ़ जाता है। लेकिन जब आप उसे समझने और अपनाने लगते हैं तो वह सीख और बदलाव का जरिया बन जाता है। तो अब सवाल है, तनाव से कैसे निपटें? 1. पहचानिए कि आपका तनाव कहां से आ रहा है। क्या यह काम का है, कोई निजी रिश्ता, या आपकी अपनी सोच या अपेक्षा है? 2. छोटे छोटे बदलाव कीजिए। गहरी सांस लें, धीरे धीरे और शांत होकर। ध्यान मेडिटेशन करें। अपनी परेशानी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और एक एक करके हल करें। 3. तनाव को एक प्रेरणा में बदलिए। एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन आपको प्रेशर तो देती है, लेकिन साथ ही आपको फोकस और प्रेरणा भी देती है। कोई निजी चुनौती आपको खुद को बेहतर बनाने की ओर धकेल सकती है। ध्यान रखें, तनाव से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझने और दिशा देने की जरूरत है। जब आप तनाव को हैंडल करना सीख जाते हैं तो आप उसकी पकड़ में नहीं रहते, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। यह बदलाव आपको सिर्फ शांत और स्थिर नहीं बनाता, बल्कि और ज्यादा मजबूत, लचीला और समझदार भी बनाता है। अध्याय 13। माइंडफुलनेस, अपनी अंदरूनी ताकत को जगाने की चाबी। हमारी सोच और भावनाएं अक्सर इतनी उलझी होती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी बेचैनी, सब एक साथ। ऐसे में अगर कोई चीज है जो इस अंदरूनी उथल पुथल में शांति ला सकती है तो वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस मतलब हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना, बिना जज किए अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की हर हलचल को देखना। बस देखना, पकड़ना नहीं, भागना नहीं। जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने मन की बातचीत को बेहतर समझने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपको क्या परेशान कर रहा है और कैसे आप उस पर शांत दिमाग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ना कि बस रिएक्ट करें। माइंडफुलनेस से क्या बदलता है? आप स्ट्रेस से तुरंत टूट पड़ते नहीं, बल्कि स्थिर रहते हैं। गुस्सा या दुख आने पर आप उसमें डूबते नहीं, बल्कि उसे बाहर से देख सकते हैं। आप अपने शरीर की जरूरतों को बेहतर सुन पाते हैं, जैसे थकावट, भूख, आराम। इसे अपनाने के आसान तरीके। हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान करें। सिर्फ सांस पर ध्यान दें, आ रही है, जा रही है। खाने को ध्यान से खाइए, हर बाइट को महसूस करें, उसका स्वाद, टेक्सचर, खुशबू। चलते समय अपने कदम महसूस करें, जैसे जमीन से जुड़ रहे हैं, एक एक कदम के साथ। किसी से बात करते समय पूरी तरह सुनिए,
जवाब देने की जल्दी ना करें, बस सुनिए। माइंडफुलनेस से आपका मन शांत होता है और आपकी अंदरूनी ताकत धीरे धीरे बाहर आने लगती है। अब आप जिंदगी के उतार चढ़ाव से डरते नहीं, बल्कि उन्हें मजबूती से संभालते हैं। माइंडफुलनेस आपको ये सिखाता है, हालात को मत बदलो, खुद को समझो। जब तुम खुद को समझ लोगे तो हर हालात में तुम्हारी ताकत अपने आप साथ होगी। अध्याय 14, मुश्किल हालात में मजबूती, रिजिलियंस को विकसित करना। जिंदगी में मुश्किलें आना तय है, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी छोटी कभी बड़ी, लेकिन चुनौतियां सबके हिस्से आती हैं। कभी छोटी कभी बड़ी, लेकिन चुनौतियां सबके हिस्से आती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, आप उनसे कैसे निपटते हैं। आप उनसे कैसे निपटते हैं? कुछ लोग हर चुनौती में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी चुनौती से और ज्यादा मजबूती होकर निकलते हैं। इसी को कहते हैं रिजिलियंस, यानी आंतरिक मजबूती। रिजिलियंस का मतलब है मुश्किल में हार मानना नहीं, दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहना। हर मुश्किल में पूछिए, इससे मुझे क्या सीख मिल रही है? क्या आपने पहले कभी किसी मुसीबत का सामना किया है? क्या तब आपने उसे पार किया था? यही यादें आपकी आत्मशक्ति को फिर से जगाएंगी। तीसरा, भावनाओं को स्वीकार कीजिए। मुसीबत के समय दुख, गुस्सा या डर आना स्वाभाविक है। उन्हें दबाइए मत, स्वीकार कीजिए। फिर खुद से कहिए, मैं इसे महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं इससे पार भी पा सकता हूं। 4, काम को छोटे हिस्सों में बांटिए। पूरी परेशानी एक साथ सुलझाने की कोशिश मत कीजिए। छोटे छोटे कदम लीजिए और हर छोटे काम को पूरा करके खुद को शाबाशी दीजिए। 5, सपोर्ट सिस्टम बनाइए। अपनों से बात कीजिए। किसी ऐसे इंसान से मिलिए जो आपकी बात को सुने, समझे और हिम्मत दे। तनाव के वक्त अकेले रहना आपकी ताकत को कम कर सकता है। 6, खुद की देखभाल कीजिए। आराम, अच्छा खाना और थोड़ी सी एक्सरसाइज, ये आपकी मानसिक और शारीरिक ताकत को बनाए रखने में मदद करते हैं। रिजिलियंस का मतलब ये नहीं कि आपको परेशानी नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप टूटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। हर बार जब आप किसी चुनौती को पार करते हैं, तो आप ये साबित करते हैं, मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं और अगली बार और भी तैयार रहूंगा। अध्याय 15, दूसरों को खुश रखने की आदत, आपकी ऊर्जा की कीमत पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अक्सर ना नहीं कह पाते, भले ही दिल से ना करना चाहते हो? क्या आप बार बार दूसरों की खुशी को खुद से ज्यादा महत्व देते हैं ताकि लोग आपसे नाराज न हो या आपको पसंद करें? अगर हाँ, तो आप शायद पीपल प्लीजिंग यानी सबको खुश करने की आदत से जूझ रहे हैं, और ये आदत आपकी ऊर्जा चुपचाप खा रही है। लोग खुश करना क्यों थकाता है? जब आप लगातार दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को बदलते हैं, तो आप अपनी असली स्वभाव से कटने लगते हैं। हर बार जब आप अपनी सच्ची भावना को दबाकर हाँ कहते हैं, तो आप अपनी आत्मा की आवाज को धीमा कर देते हैं। धीरे धीरे यह आदत आपको थका देती है, अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ा देती है और कभी कभी आपको खुद से ही दूर कर देती है। आपके शरीर पर भी इसका असर होता है। सिर दर्द, पेट की दिक्कत, बेचैनी, ये सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा थक गई है। इस आदत की जड़ क्या है? दूसरों की स्वीकृति पाने की जरूरत, टालमटोल से बचने का डर, या फिर बचपन की यह सीख, अच्छे लोग किसी को नाराज नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है, हर बार जब आप खुद को नजरअंदाज करते हैं, तो आप अपनी आत्मशक्ति को कम करते हैं। इससे बाहर कैसे निकलें? 1, पहचानें कि आपकी क्या जरूरत है। अपने दिल की सुने, आप सच में क्या महसूस कर रहे हैं। 2, खुद से सवाल करें,
क्या मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इनकार करने में डर लग रहा है? 3. सीमाएं बनाना सीखें। ना कहना गलत नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। आप बिना गुस्से और प्यार से भी अपनी सीमा बता सकते हैं। 4. खुद को आंतरिक मान्यता दीजिए। हर बार दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं। जैसे आप दूसरों के अच्छे कामों की सराहना करते हैं, वैसे ही खुद की तारीफ करना भी सीखिए। जब आप लोगों को खुश करने के चक्र से बाहर आते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा लौटने लगी है, आपके फैसले और रिश्ते ज्यादा सच्चे और संतुलित होने लगे हैं, और सबसे अहम, आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और आजाद महसूस करने लगे हैं। अध्याय 16। सीमाएं बनाना, ऊर्जा बचाने का रास्ता। जब आपने यह पहचान लिया कि दूसरों को खुश करने की आदत आपकी ऊर्जा को थका रही है, तो अब अगला कदम है सीमाएं, बाउंड्रीज बनाना। सीमाएं बनाना यानी यह तय करना कि आप किसे, कब और कितना समय या ध्यान देंगे। कौन सी बातें, लोग या व्यवहार आपके लिए ठीक नहीं है, और आपको किन चीजों से खुद को सुरक्षित रखना है। सीमाएं क्यों जरूरी हैं? आपका समय, ऊर्जा और ज्ञान सीमित संसाधन है। ये हर किसी को नहीं दिए जा सकते। जब आप हर किसी की बात मानते हैं, हर अनुरोध पर हाँ कहते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को बिना सोचे समझे बांट रहे होते हैं। धीरे धीरे ये आपके लिए मानसिक रूप से थका देने वाला, इमोशनली परेशान करने वाला, कभी कभी शारीरिक रूप से भी बीमार कर देने वाला हो जाता है। सीमाएं बनाना कैसे शुरू करें? 1. पहचानें वो पल जब आप ना कहना चाहते हैं लेकिन कहते हाँ है। हर बार जब आप ऐसा करें, उस पर ध्यान दीजिए। 2. ना कहना सीखिए, प्यार से लेकिन साफ साफ। मुझे अच्छा लगता, लेकिन अभी मेरे पास समय, ऊर्जा नहीं है। इस बार मैं मना कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुद पर ध्यान देना है। 3. गिल्ट को जाने दीजिए। ना कहना खुदगर्जी नहीं है, यह स्वस्थ आत्मसम्मान का हिस्सा है। 4. सीमाएं स्पष्ट रूप से साझा करें। दूसरों को बताइए कि आपको किन चीजों से परेशानी होती है और आपकी उम्मीदें क्या हैं। 5. खुद को समय दीजिए। उन कामों के लिए समय निकालिए जो आपको सुकून, खुशी और ऊर्जा देते हैं। जब आप सीमाएं बनाते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा का बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं। रिश्तों में ज्यादा ईमानदारी और स्पष्टता आती है, और आप खुद को कम थका और ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं। ध्यान रखिए, सीमाएं बनाना खुद के लिए खड़े होना है। यह दूसरों को रोकना नहीं, बल्कि अपने आप को सहेजना है। जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, तभी आप सही मायनों में दूसरों की मदद भी कर पाते हैं। अध्याय 17। आत्म देखभाल के जरिए अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना। बहुत लोग सोचते हैं कि सेल्फ केयर यानी आत्म देखभाल एक लग्जरी शौक है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपकी भीतर की असली ताकत को बाहर लाने की सबसे जरूरी कुंजी है। जब आप लगातार दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में लगे रहते हैं, तो अपनी जरूरतें और इच्छाएं पीछे छूट जाती हैं। धीरे धीरे आप थकने लगते हैं और अपनी असली शक्ति से थक जाते हैं। सेल्फ केयर का मतलब क्या है? सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ स्पा या छुट्टी लेना नहीं है। ये एक निरंतर अभ्यास है जिसमें आप अपने शरीर की सुनते हैं, अपने मन की बात समझते हैं। यह कहना है, मैं मायने रखता हूं, मेरी खुशी और आराम भी जरूरी है। आत्म देखभाल कैसे करें? हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए तय कीजिए। चाहे 10 मिनट ध्यान हो, वॉक हो, किताब पढ़ना हो, यह आपका चार्जिंग टाइम है। 2. खुद की भावनाओं पर ध्यान दें। कोई भावना आ रही है, उसे दबाइए मत। उसे महसूस करें और समझिए कि वो क्यों आई है। 3. हाँ और ना दोनों संतुलन से बोले। जहां आपकी ऊर्जा बचे, वहां ना कहना सीखिए। जहां दिल बोले,
वहाँ हाँ कहिए, मजबूरी में नहीं। 4. ऐसे काम कीजिए जो आपको खुशी दें। पेंटिंग, डांस, गाना, बागवानी, कोई भी ऐसा काम जो आपको जिंदा महसूस कराए। खुद से प्यार से बात करें। हर दिन खुद को याद दिलाइए, मैं योग्य हूँ, मैं ज़रूरी हूँ, मैं सच्चा हूँ। ध्यान रखें, सेल्फ केयर कोई खोज नहीं, बल्कि आपके अंदर पहले से मौजूद ताकत को आज़ाद करने का तरीका है। जैसे जैसे आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, आपकी आत्मशक्ति उभरने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आप हर मोड़ पर ज्यादा स्पष्ट, शांत और मजबूत रहते हैं। आपको खुद को खोदने की जरूरत नहीं, बस खुद को महसूस करने और संभालने की जरूरत है। आपकी शक्ति पहले से आपके अंदर है। अध्याय 18, अपनी ऊर्जा को बनाए रखना, एक दीर्घकालिक योजना। जब आप सेल्फ केयर यानी आत्म देखभाल की शुरुआत करते हैं, तो उसकी पहली झलक बड़ी ही ताजगी देती है। जैसे रुक रुक कर चल रही जिंदगी फिर से बहने लगी हो। लेकिन असली कमाल तब होता है जब आप उस ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं। सवाल है, कैसे? सेल्फ केयर को आदत बनाइए, एक्स्ट्रा काम नहीं। आत्म देखभाल कोई कभी कभार करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। उसे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कीजिए मत। ठीक वैसे ही जैसे आप खाना खाते हैं या ब्रश करते हैं। 2. छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। बड़ी बड़ी प्लानिंग में उलझने से बेहतर है छोटे स्टेप्स लीजिए। जैसे हर दिन 10 मिनट पैदल चलना, हफ्ते में 1 दिन सोशल मीडिया से ब्रेक, हर रात सोने से पहले 5 बातें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। 3. हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट कीजिए। आपने कुछ अच्छा किया, खुद को शाबाशी दीजिए। आपका मन भी कभी कभी तारीफ सुनना चाहता है। 4. लचीलापन रखिए, जिंदगी बदलती है। हर समय सब कुछ एक जैसा नहीं रहेगा। कभी काम ज्यादा होगा, कभी मूड ढीला होगा, कोई बात नहीं। बस अपनी देखभाल की आदतों को उस परिस्थिति के अनुसार थोड़ा ढाल लीजिए। 5. हर कुछ हफ्तों में खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मेरी ऊर्जा स्थिर है? क्या मुझे कुछ बदलने की जरूरत है? क्या मैं खुद को प्यार और सम्मान दे रहा हूं? याद रखिए, सेल्फ केयर एक शुरुआत है, पर उसे जिंदा रखना एक कला है। जब आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप ज्यादा स्थिर महसूस करते हैं, कम थकते हैं और हर दिन को ज्यादा स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीते हैं। अब तक आपने जो सीखा है वह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक शक्ति है। आपके अंदर वह ऊर्जा, वह शक्ति, वह शांति पहले से मौजूद है। हर दिन, हर पल जब आप वर्तमान में रहते हैं, अपने अंदर झांकते हैं और खुद से प्यार करते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा को न सिर्फ लौटा रहे होते हैं, बल्कि उसे निरंतर बढ़ा भी रहे होते हैं। आप में ताकत है, आप में स्थिरता है, आप में जीवन को पूरी ऊर्जा से जीने की क्षमता है।